नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। एक महत्वपूर्ण बात, पूरी दुनिया में इस बात की जरूरत अब समझी जाने लगी है कि मीडिया को विज्ञापन से मुक्त होना चाहिए। इस विज्ञापन के जरिए सरकारें मीडिया की स्वाधीनता और स्वायत्तता खत्म कर देती हैं। भारत में यह बहुत विभत्स रूप में नजर आया है। विज्ञापन के दबाव में मीडिया सरकारी चारलगान और फिरका परस्ती के अड्डे बनकर रह गए हैं। न्यूज लॉन्ड्री एक प्रयास है विज्ञापन से मुक्त मीडिया खड़ा करने का। इसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है ताकि आप गर्व से कह सकें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। देश में थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी का मंचन हो रहा है, यानी बेतुकों का रंगमंच। दुनिया से यह विधा 60 के दशक में खत्म होने लगी। भारत में 21वीं सदी में इसे परवान चढ़ाया जा रहा है। इसी रंगमंच की नुमाइश के लिए आज धृतराष्ट्र का दरबार सजा था। संजय अपनी पोटली में एब्सर्डिटी बोले तो एक से एक बेतुके सामान लेकर हाजिर थे। धृतराष्ट्र दरबार में बैठे बैठे समय की धारा को निहार रहे थे। मन ही मन निहार रहे थे। प्रकृति ने उन्हें आंखों से निहारने की सुविधा तो दी नहीं थी। उनके मन में चल रहा था कि समय की धारा कुछ कुछ बदल रही है। हालांकि वो अपनी इस सोच को कोई स्पष्ट तस्वीर के रूप में नहीं ढाल पा रहे थे। बस उन्हें लग रहा था कि समय की धारा में कुछ हेर फेर हो रहा है। उहापोह की स्थिति में उन्होंने संजय से पूछा, वह मामला कहां तक पहुंचा जो डंकापति के नए राजमहल के उद्घाटन से टकरा गया था। संजय ने पूछा, आप इस मामले की बात कर रहे हैं? हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, बिल्कुल, कहां तक बात पहुंची? संजय ने बुझे मन से कहा, यह मामला तो चल ही रहा है महाराज, इतनी आसानी से सिरे चढ़ता नहीं दिख रहा। संजय की आवाज में मौजूद मायूसी को धृतराष्ट्र ताड़ गए। सो पूछ लिया, क्या हुआ? इतने अनमने से क्यों बोल रहे हो? कोई और बात है क्या? संजय ने जवाब दिया, क्या बताऊं महाराज, इन दिनों डंकापति के हर शुभ काम में विघ्न बाधा पड़ रही है। धृतराष्ट्र को अपनी आशंका सच साबित होती दिखी कि समय की धारा बदल रही है। उन्होंने पूछा, अब क्या हुआ? तब संजय ने सारा हाल कह सुनाया। डंकापति बड़े जतन से लंबा वक्त बिताकर अपने इवेंटों की रूपरेखा बनाते हैं, लेकिन इधर बीच उनके हर इवेंट में कोई न कोई विघ्न बाधा आ रही है। पहले राजमहल का हाल तो आपने देखा ही। अब डंकापति 7 समंदर पार अमेरिका जाने वाले हैं। 7 समंदर पार जाने की खुशी में उनका मासिक कर्म मन की बात इस बार 1 हफ्ते पहले ही आ गया। उन्होंने जमकर आपातकाल की आलोचना की। हम 25 जून को भी कभी भुला नहीं सकते। यह वही दिन है जब हमारे देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। डंकापति के इस बारीक इवेंट प्रबंधन पर मन ही मन धृतराष्ट्र को हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, यह तो बहुत अच्छा अवसर है। 7 समंदर पार आर्यावर्त की पताका लहराएगी तो हर आर्यावर्तवासी का सिर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। फख्र है, फख्र है, फख्र है, फख्र है, फख्र है। संजय को जोश नहीं आ रहा था। उन्होंने फिर बुझे मन से कहा, फख्र तो है, डंकापति 7 समंदर पार जाएंगे, वहां यूक्रेन की समस्या का समाधान बताएंगे, दुनिया ताली पीटेगी। इसके बाद संजय चुप हो गए। तब धृतराष्ट्र ने चीखते हुए कहा, इसमें दिक्कत क्या है? संजय ने सकपकाते हुए कहा, लेकिन मणिपुर में आग लगी हुई है। मणिपुर की जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद हिंसा अभी भी थमी नहीं है। कल एक बार फिर से यहां हिंसा देखने को मिली। उग्रवादियों की फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है, जबकि असम राइफल्स के 2 जवान घायल हुए हैं। मणिपुर में पिछले महीने से शुरू हुई हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को कुछ उपद्रवियों ने इम्फाल वेस्ट के लामफेल क्षेत्र में राज्य की महिला मंत्री नेमचा किपगेन के घर में आग लगा दी। ये घटना बुधवार शाम की है।
अधिकारियों ने बताया कि जब उपद्रवियों ने मंत्री के सरकारी बंगले में आग लगाई तो किम गेन घर पर नहीं थी। मणिपुर में हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार रात को फिर से हिंसा की घटना घटी। आपको बता दें कि इसी दौरान गोलीबारी हुई और 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और 10 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी शिवकांता सिंह ने बताया है कि राजधानी इंफाल में बीती रात करीब 1 बजे फायरिंग हुई। धृतराष्ट्र ने कहा तब, संजय ने कहा तब क्या? दुनिया पूछेगी कि डंकापति अमेरिका की संसद को संबोधित कर रहे हैं, दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं और अपने घर में महीनों से धधक रही आग का इलाज उनके पास नहीं है। जो चीज उनके पास है वो है शांति के समय भाषणबाजी। एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया। जो दिल्ली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलीफ उठाए। मैं दिल्ली को, पूरे दिल्ली को, भारत सरकार को आपके दरवाजे पर लेकर के आ गया। संजय पूरी रौ में थे और जब आग लग जाए तब पूरी तरह से गायब हो जाना यह डंकापति की शैली है। आपको याद होगा जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तब भी डंकापति मैं दरबारी सिपहसालार 1 महीने तक लापता थे, ऑक्सीजन की तरह। बाद में लौटे तो धन्यवाद मोदी अभियान के पोस्टरों के साथ। ज्यादा दूर क्या जाए महाराज, पहलवानों को ही ले लीजिए। 3 महीने से यौन शोषण जैसे संगीन अपराध के खिलाफ न्याय की मांग कर रही हैं पहलवान, लेकिन डंकापति का मुंह सील बंद है। और जब यही पहलवान मेडल जीत कर लाई थी तब डंकापति के इवेंट की महिमा देखिए। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? हैं? देखिए तुमने बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। विनेश निराश नहीं हो सकती, ये बात नहीं चलेगी। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भारत की बेटी साक्षी ने हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को नई ताकत दी है, नया सम्मान दिया है। देश की इस बेटी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कहकर संजय चुप हो गए। तब धृतराष्ट्र ने उन्हें आगे का हाल सुनाने को उकसाया। तब संजय ने अपनी बात को समेटा। इधर मणिपुर में आग लगी होगी, उधर डंकापति की आईटी सेल वाली अक्षौहिणी सेना तैनात होगी। देश को बताया जाएगा कि कैसे डंकापति ने अमेरिका की संसद में अमेरिकियों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। इस आईटी सेल के पास मणिपुर से लेकर धरनारत पहलवानों के लिए सिर्फ एक ही चीज होगी, जलालत, कीचड़ और बदनामी। आप कह रहे हैं जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, जंतर मंतर पे क्या हो रहा है? जंतर मंतर वालों को भी बैठना चाहिए इस बेटी के समर्थन में। पीटी उषा वहां जाती है, उसको धक्के मार के बाहर कर देते हैं, किसी के मुंह से कुछ आवाज नहीं निकलती। वो भारत की बेटी नहीं है क्या? एक अखाड़ा, एक गांव, एक तहसील की बात को लेकर इस देश में तूफान मचा रखा है। पॉलिटिक्स कर रहे हैं सब लोग वहां पर बैठकर। दे आर डूइंग पॉलिटिक्स। धृतराष्ट्र समझ गए कि संजय की गाड़ी बेपटरी हो चुकी है, सो उन्होंने बातचीत का सिरा मोड़ा। कहां पुरानी बातों में फंसे हो, यह तो सनातन समस्याएं हैं, कुछ नया बताओ। संजय भी इस मुद्दे से टलना चाहते थे, सो उन्होंने तत्काल नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का मामला छेड़ दिया। दरअसल डंकापति की बड़े दिनों से इच्छा थी कि कुछ नेहरू टाइप किया जाए। इस दिशा में उन्होंने 18 घंटे मेहनत की, किसी भी तरह से नेहरू टाइप कुछ हो जाए, लेकिन मामला बना नहीं। तब उन्होंने दूसरा तरीका निकाला। नेहरू टाइप कुछ नहीं हो सकता, लेकिन नेहरू को हटाया तो जा ही सकता है। यह तरकीब डंकापति को पसंद आई, लेकिन एक झटके में नेहरू को हटाना संभव नहीं था, सो इसके लिए भी बारीकी से इवेंट प्रबंधन किया गया। पहले कहा गया कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय के एक हिस्से में प्रधानमंत्री संग्रहालय बनेगा, जो देश के सभी प्रधानमंत्रियों की विरासत का संरक्षण करेगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे प्रधानमंत्री संग्रहालय देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। ऐसे समय में जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब ये म्यूजियम एक भव्य प्रेरणा बनकर आया है। लेकिन डंकापति की मंशा साफ थी। बाकी प्रधानमंत्रियों को आबाद करने से ज्यादा जरूरी है नेहरू को मिटाना। सो ताजा फैसले के तहत नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। यह 3 मूर्ति भवन के भीतर स्थित था। इस भवन का इतिहास बहुत दिलचस्प है महाराज। आजादी से पहले यह ब्रिटिश भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का आवास हुआ करता था। आजादी के बाद
माउंटबेटन के दबाव डालने पर नेहरू इस घर में रहने को तैयार हुए थे। यहां वो आजादी के बाद से अपने देहांत तक रहे। 1966 में यानी नेहरू की मृत्यु के 2 वर्ष बाद नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय की स्थापना हुई। इसका लक्ष्य भारत की आजादी का इतिहास और नेहरू की विरासत को सहेजना था। यह 3 मूर्ति भवन के परिसर में स्थित है, जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के तौर पर काम करता है। धृतराष्ट्र को यह सुनकर दुख हुआ। उन्हें हमेशा लगता था कि डंकापति ईर्ष्यावश कोई काम नहीं करते, वो तो भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए निकले हैं। लेकिन उनके हालिया हर कदम में बदले की भावना साफ नजर आती है। यह सोचते सोचते वो खड़े हो गए। सभा बर्खास्त हो गई। धृतराष्ट्र अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। अब हम थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी पर आते हैं। ऐसा लग रहा है कि ओम राउत, मनोज शुक्ला उर्फ मुंतशिर, प्रभास और दीगर अभिनेता अभिनेत्रियों ने मिलकर नारकोस देखी और उड़ता पंजाब बना दिया। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। जय श्री राम। अपने अंगरक्षक भी बाहर छुड़ाया हूं, अपने हथियार भी। बस एक चीज बाहर नहीं छोड़ पाया, अपना हृदय। ये हृदय रख लो जानकी, रख लो इसे, चलो मेरे साथ, मेरा प्रेम स्वीकार कर लो। तुम्हारे सामने प्रेम की भिक्षा मांगने खड़ा है। जो शीश तीनों लोकों में कभी किसी के आगे नहीं झुकता, वह शीश तुम्हारे चरणों में झुका हुआ है। बजरंग बली के मुंह से बजरंग दल वाले डायलॉग बुलवाए जा रहे हैं और जिन तीस्मार खान ने यह अमर वाक्य लिखा कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की, वो अब ये कह रहे हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप का, डायलॉग भी तेरे ही बाप का, मेरा कुछ नहीं। बड़े बड़े अच्छे कथावाचक जिनको हम बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, यही लाइन बोलते हैं कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की, ऐसा ही बोलते हैं। तो फिर इसमें इनका क्या? इनकी शायद जली है जो ये बता नहीं पा रहे। यह बात सही है कि मुंतशिर ने बहुत से डायलॉग चुराए हैं, लेकिन इसमें एक धूर्तता छिपी है। यह बात वो तब बता रहे हैं जब चौतरफा दुरदुराए जा रहे हैं, वरना ये कभी स्वीकार नहीं करते कि दूसरों के डायलॉग चुरा लिए थे। घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण की। कपड़ा किसका था? रावण का। मिट्टी का तेल डाला गया, मिट्टी का तेल किसका था? जली किसकी? शुरुआत में मुंतशिर ने थिथरई भी की, लेकिन जल्द ही इसको एहसास हो गया कि बानर सेना के अपमान को लेकर आईटी सेना ने इसे घेर लिया है, वरना जो थिथरई इसने करने की कोशिश की थी वह थी आला दर्जे की। ये बोला कि इसकी अम्मा, दादी और नानी इनको इसी भाषा में रामायण की कथा सुनाती थी। मैं एक छोटे से गांव से आया हूं। हमारे यहाँ दादियां, नानियां जब रामायण की कथा सुनाती थीं तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। लक्ष्मण की मूर्छा वाले प्रकरण पर बकौल मुंतशिर की दादी, रावण ने राम से कहा, अभी तो मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया है, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। फिर इनकी नानी जी ने इनको बचपन में बताया कि जब हनुमान माता सीता को खोजते हुए अशोक वाटिका पहुंचे तब राक्षसों ने कहा, क्या यह तुम्हारी बुआ का बगीचा है जो यहाँ हवा खाने चला आया है? इसका गाल बजाना अभी भी जारी है। बहरहाल हम थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी की बात कर लेते हैं। जिन लोगों की वरदहस्त में यह छोटा पैक बड़ा धमाका करने निकला था, जिन लोगों के साथ यह बीते कुछ दिनों से उन्मादी हिंदुस्तान की पटकथा पर मंचन कर रहा था, उन्होंने ही इसकी कड़क कड़क कर झय्यम झय्यम कर दिया। एब्सर्ड थिएटर या बेतुका रंगमंच दूसरे विश्व युद्ध के बाद तेजी से फैला और 60 के दशक के शुरू होते होते खत्म हो गया।
इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी बेतुकी भाषा होती है। इसमें क्लीशे यानी घिसे पिटे जुमलों की भरमार होती है। अक्सर संवाद से लेकर अभिनय तक सब कुछ बेहद अव्यवस्थित होता है। क्लीशे शब्दावली, जुमलों का दोहराव और सस्ती तुकबंदी के जरिए हास्य और तर्क पैदा करने की कोशिश की जाती है, जो ज्यादातर नाकाम रहती है। कभी कभी अपनी विभत्सता के कारण लोगों को हंसने पर मजबूर भी करती है। संवादों के जरिए संप्रेषण की जो कला है, यह थिएटर उसका बदसूरत उदाहरण है। ज्यादा अकादमिक और गंभीर भाषा में बात करने की बजाय मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। 1998 में मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म आई थी गुंडा। देखिए। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुल्ला। मेरा नाम है चुटिया, अच्छों की खड़ी करता हूं मैं खटिया। मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला। मैं हूं जुर्म से नफरत करने वाला, शरीफों के लिए ज्योति, गुंडों के लिए ज्वाला। तुझे बनाकर मौत के मुंह का निवाला, तेरे सीने में गाड़ दूंगा मैं मौत का भाला। यह पूरी फिल्म एब्सर्डिटी का स्मारक है। इसी शैली की रचना है आदिपुरुष। यह दुख की बात है कि जिस तरीके की कहानियां एब्सर्ड थिएटर में मंचित होती हैं, रामकथा उस शैली की कहानी नहीं है। राम एक नायक हैं। रामायण एक महाकाव्य है। दक्षिण एशिया के भूभाग पर यह कहानी बार बार लिखी गई, अलग अलग भाषाओं में लिखी गई, अलग अलग विधाओं में रची गई। इसके अनगिनत संस्करण हैं, लेकिन रामकथा का मूल है करुणा और श्रृंगार। कोमलता, दयालुता और सहृदयता इसके स्थायी तत्व हैं। कला की तमाम विधियों में कलाकार की रचनात्मक स्वतंत्रता की भी बात आती है, पर क्या मनोज मुंतशिर जैसे धर्मांध और नफरती बयानबाज से इस रचनात्मक स्वतंत्रता की उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। इस पर अगला तर्क आता है कि अगर यह रचनात्मक स्वतंत्रता थी तो इसकी पहली सीढ़ी यह होनी चाहिए कि स्वयं मुंतशिर और फिल्म से जुड़े लोग खुले मन से यह बात स्वीकार करते कि उन्होंने रामकथा का नया संस्करण रचने का जोखिम उठाया है। उस पर थिथरई का किमाम पोतने की जरूरत नहीं थी। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा, अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते। लेकिन हमें तो शुरू से ये पता था कि हम रामायण से बहुत हेवीली प्रेरित हैं, बहुत हेवीली इंस्पायर्ड हैं, लेकिन हम रामायण नहीं बना रहे हैं। 5 डायलॉग उठा के अगर आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये पूरी तरह से टारगेटिंग है। और फिल्म की रिलीज से पहले ये सारे हथकंडे चल रहे थे। वाल्मीकि रामायण भी पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने कम रामायण भी पढ़ी। सवाल ये आता है कि हमने फिल्म में क्या हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं, क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है, क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। भूषण सर, अनिल सर, सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे हनुमान जी के लिए आदिपुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। जनता तक जनता की भाषा में पहुंचाने का तर्क बहुत पुराना हो चुका है। यह काम गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के जरिए कर दिया है। मनोज शुक्ला ने अपनी खटारा सियासत के साथ रामायण की भावना को घोल दिया है। हमारे रिसर्चर ने इस हफ्ते एक छोटा सा आंकड़ा निकाला है। यह आंकड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड पत्रकारिता वाले आज तक के प्राइम टाइम शो ब्लैक एंड व्हाइट का है। जी हाँ, इसे वन एंड ओनली तिहाड़ शिरोमणि ही पेश करते हैं। इस आंकड़े के जरिए हमने जाना कि 16 मई से 16 जून के बीच शिरोमणि ने क्या क्या शो किए हैं। यकीन मानिए, यह फिरका परस्ती की एक बदसूरत तस्वीर है जो आज तक खुलेआम फैला रहा है। 30 दिन के दरमियान शिरोमणि ने ब्लैक एंड व्हाइट के कुल 18 शो किए। 18 में से 13 शो सांप्रदायिक दुर्भावना और नफरत वाले कंटेंट से लबरेज थे। इन 13 शो के विषयों के बारे में भी जान लें। 16 जून को यूनिफॉर्म सिविल कोड, 14 जून को गेमिंग जिहाद, 12 जून को जलगांव में हुई सांप्रदायिक हिंसा, उसके पहले उत्तराखंड में लव जिहाद, 8 जून को बुलंदशहर में हुई मंदिरों में तोड़फोड़। इस शो में सुधीर ने बिना किसी जानकारी के मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया। बाद में आरोपी हिंदू निकले। उसके पहले औरंगजेब पर शो, उसके पहले साक्षी मर्डर और लव जिहाद, उसके पहले मुस्लिम लीग जिन्ना विवाद, उसके पहले चीन में मुसलमानों की स्थिति, ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी और बाबा बागेश्वर और अहमदनगर हिंसा पर शो हुए। सिर्फ 5 शो ऐसे रहे जिनका विषय धार्मिकता नहीं था। अगर हम 13 शो की चीरफाड़ करें तो 5 शो सिर्फ लव जिहाद पर थे, 3 शो में गेमिंग जिहाद की चर्चा थी। यह एक दुखद तस्वीर है इंडिया टुडे समूह की।
एक तो उसे अपने प्राइम टाइम शो के लिए एक भी ऐसा चेहरा नहीं मिला जिसकी छवि साफ सुथरी हो। सुधीर चौधरी सीरियल ऑफेंडर हैं। पहले उमा खुराना के मामले में इसका चैनल 2 महीने के लिए बंद रहा। फिर यह जिंदल समूह के 700 करोड़ की उगाही के मामले में कैमरे पर धरा गया। हाल ही में एक और महिला पत्रकार ने सुधीर के एक शो के कारण हुई बदनामी और मानसिक यातना के बारे में हमें बताया। इनका नाम है निवेदिता शांडिल्य। सुधीर चौधरी की एक फेक रिपोर्ट की वजह से मैं डिप्रेशन में भी जा चुकी थी। उनकी एक फेक रिपोर्ट की वजह से मेरा करियर, मेरी पढ़ाई, सब कुछ दांव पे लग गए। बात है साल 2017 की। 2017 में मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहती थी। मेरा 3रा साल था वहां। उस वक्त बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की लड़कियों के लिए कॉलेज होता था, MMV, जो आज भी है। MMV में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए ढेर सारे रूल्स थे, बहुत सारे। सबसे पहला ये था कि आपको 8 बजे से पहले अपने हॉस्टल में बंद हो जाना है। ये सारी चीजें मैं लगातार देख रही थी और मैंने कहा कि मुझे इस पे बोलना पड़ेगा। मैंने इस पे बोला। सबसे पहले तो मैंने प्रशासन से ही बोला, पर जब प्रशासन ने नहीं सुनी तो मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा। राजदीप सरदेसाई ने इंटरव्यू के लिए 4 लड़कियों को बुलाया, 2 मेरे बैच की लड़कियां और एक जूनियर, और मैं भी थी उसमें। इस इंटरव्यू के बाद बहुत लड़कियां साथ में आई, बहुत लोग साथ में आए, लेकिन प्रशासन को तो फिर गुस्सा लग ही गया था। पूरा मामला बदला जब सुधीर चौधरी ने एक झूठी खबर दिखाई। सुधीर चौधरी उस समय जी न्यूज में थे। सुधीर चौधरी ने हमें विपक्ष के हथियार से लेकर के चाइना पाकिस्तान के एजेंट तक बता दिया, जिसके बाद से माहौल चेंज हो गया। सुधीर चौधरी की जब ये झूठी खबर, झूठा शो ब्रॉडकास्ट हुआ, उसके बाद से मेरे ही कॉलेज के सामने मेरा पुतला फूंका गया। और इतना ही नहीं हुआ, मुझे थ्रेट्स आने लगे। जान से मारने से लेकर के रेप तक करने के मुझे थ्रेट्स आने लगे। यह सब बताने का मकसद यह है कि इंडिया टुडे समूह, जिसकी स्थापना 1975 यानी इमरजेंसी के साल में हुई थी, वह पतन के किस गड्ढे में गिर चुका है। मैं और मेरे जैसे पत्रकारों की एक पूरी पीढ़ी है जिसके जहन में पहले महीने, फिर 15 दिन और फिर हफ्ते में आने वाली इंडिया टुडे पत्रिका की तमाम यादें हैं। हम इंडिया टुडे को इसलिए भी याद करते हैं कि किसी दौर में इसकी खबरों से सरकारें बनती बिगड़ती थी। आज इस समूह के खाते में 3 टीवी चैनल, कई पत्रिकाएं, विशालकाय डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन इसकी खबरों की विश्वसनीयता पाताल में घुस गई है। इंडिया टुडे पूरी तरह से सांप्रदायिक और सत्ता का मुखापेक्षी हो गया है। देश का नंबर 1 चैनल हर शाम सिर्फ लोगों के जहन में जहर भर रहा है। इसके कर्ताधर्ताओं ने एक सीरियल ऑफेंडर को ऐसा करने के लिए चुना है। मुझे भरोसा नहीं होता कि पत्रकारों की आने वाली पीढ़ियां हमारी तरह इंडिया टुडे को कभी अपने आदर्श या फिर विरासत के रूप में देखेंगी। जब देश में विपर्जय जैसी आपदा आ रही हो, तब आप यह मानकर चल सकते हैं कि हमारे खबरिया चैनल वाले नौटंकी दिखा कर रहेंगे। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान विपर्जय 16 जून को गुजरात के तट से टकराया, लेकिन उसके पहले ही यह खबरिया चैनलों के दिमाग से टकरा चुका था। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। देश में तकनीकी तरक्की और बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम या चेतावनी तंत्र के चलते पहले ही तटीय इलाकों से लोगों को हटा लिया गया था, इसलिए ज्यादा जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन बुद्धि की बहुत बड़ी हानि हुई है। पहले आप रिपब्लिक भारत की बलखाती रिपोर्टिंग देखिए। इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिपरजॉय तूफान जो आ रहा है, बिपरजॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त आपको पता है जो हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना, बोलना मुश्किल हो रहा है। और जो ये बिपरजॉय तूफान है, इसीलिए कहा जा रहा है लोगों से कि पोर्ट से दूर रहिए। और अब टाइम्स नाउ वालों की हवाई रिपोर्टिंग। और इसी के साथ टाइम्स नाउ नव भारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ, जो आपको बताएगा कि समंदर का ये विशाल स्वरूप आखिर किस तरह की हलचल बता रहा है। जब चक्रवाती तूफान आया हो, जब हवाएं 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हों, तब हवाई जहाज से रिपोर्टिंग यह मूर्खतापूर्ण कल्पना नहीं है, यह कल्पना की मूर्खता है। और कमर लहरा लहरा कर एंकरिंग कर रही बहन का तो खैर नाम अगले पद्मश्री पुरस्कारों के लिए प्रस्तावित होना ही चाहिए। यहाँ फिर से वही बात आती है, किसी ने नार्कोस देखकर उड़ता पंजाब बना दिया। प्राकृतिक आपदाओं की एनिमेशन ग्राफिक के साथ एक बहुत खूबसूरत एंकरिंग का नमूना देखिए। So let's now have a look at what that might be like. For example, we know Florence is going to bring 1 to 3 feet of inundation across many locations. That certainly is enough to knock you off your feet. It can definitely stall cars out and even carry cars away, and certainly flood many of the lower levels of structures. But we know Florence is also going to bring water rises well above that, perhaps up to 6 feet. Now 6 feet of water, imagine that. That carries large objects in it, like cars, for example, that can act like battering rams and enhance the damage that would otherwise be. And also we know that can flood the lower levels of many structures. We also know that Florence is going to carry with it likely storm surge well above that.
लेकिन इस दर्जे की प्रस्तुति के लिए आपको तकनीकी रचनात्मकता और कल्पनाशीलता चाहिए, न कि कल्पना की मूर्खता। अब इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खोल दी हैं, लेकिन कैसे? इस हफ्ते की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया से है। यह कहानी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित गढ़सीसा गांव की है। यहाँ पर चक्रवात बिपरजॉय ने भयावह तबाही मचाई है। यहाँ तेज हवाओं के चलते इस गांव में आम और खरीक की खेती करने वाले किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। बड़ी संख्या में पेड़ गिर गए हैं और पेड़ों पर लगे फल भी समय से पहले ही गिर गए हैं। मैं पेड़ लगाया हूँ 2001 में जून महीना में। अभी पेड़ 300 लगाया था। 300 में से 20 से 22 पेड़ पूरा नष्ट हो गया है। 22-23 साल का मेरा मेहनत पानी में गया है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।